जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपका रिलेटेड रहेगा साइंस से। साइंस को मैं एक यूनिक लेवल से बताने वाला हूं और साइंस में से आपको ओनली मैं जो बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, वो केमिस्ट्री से गाइड करने वाला हूं। तो उससे कुछ क्या करने वाला हूं मैं, उसको थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे दे ताकि आपको समझ में आए चीजें को। जो भी गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, हाँ तो कोई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, उसका पार्टिकुलर 5 वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं। 5 वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करेंगे, उस चैप्टर का फर्स्ट का हमारा जो नाम है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड का हमारा जो नाम है एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल और फोर्थ चैप्टर का नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो ये फोर्थ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो 80 से 90% 80 से 90% क्वेश्चन हम ये 5 वीडियो में, 5 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आपको सारा, सबसे पहली बात है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सैंपल पेपर कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाहे आप सीबीएसई के हो, चाहे गुजरात बोर्ड के हो, यार बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। तो आते हैं हम टू द पॉइंट पे। फर्स्ट हमारा टारगेट जो रहेगा वो बोर्ड एग्जाम का रहेगा। किसका रहेगा? बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम 2025 बच्चों, इस पैटर्न से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात बोर्ड के पैटर्न से ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो यदि आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यदि आप गुजरात बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपका बोर्ड गुजरात बोर्ड है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, जो क्वेश्चन का मैंने सेट किया है, वो टोटल बेस्ड है गुजरात बोर्ड एग्जाम पे। तो आते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बोला जा रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट रहता है नेटल स्टिंग। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो नेटल स्टिंग है ना, यहाँ पे एक एसिड प्रेजेंट रहता है, उसका नाम क्या? फर्स्ट में लैक्टिक एसिड है? नहीं, गलत हो गया। क्या इसमें सिट्रिक एसिड? नहीं, क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्या इसमें मिथनोइक एसिड है? जी हाँ। नेटल स्टिंग में एक एसिड प्रेजेंट रहता है जिसका नाम क्या है? मिथनोइक एसिड। या तो हम इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे इसे हम? फॉर्मिक। सेकेंड थिंग, ऑप्शन हमारा भी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में हम लोग पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यदि लैक्टिक एसिड की बात किया जाए ना, तो ये ज्यादातर कहाँ पे पाया जाएगा? कर्ड में। कहाँ पे? कर्ड में पाया जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। या तो मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अब मिल्क जो कन्वर्ट होता है इसमें कर्ड में, उस प्रोसेस का नाम है लैक्टिक वेसिकल्स। लैक्टोबैसिकल्स कहते हैं इसे। और ये मेथनोइक एसिड तो मैंने बता दिया, इसे ही हम कॉमन नेम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जो हमारा पाया जाता है नेटल स्टिंग में। आते हैं नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड की बात किया जाए बच्चों, तो ये पाया जाता है लेमन में। पाया जाता है लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यदि बात किया जाए ऑक्जेलिक एसिड, तो ये पाया जाता है हमारा टोमेटो में। क्या पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक एसिड। टोमेटो में क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से हम सारे ऑप्शन को यूटिलाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चों? जानने का प्रयास करते हैं। कि आते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों, तो इस तरह से, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12। बोल रहा है कि जो पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C5H12 है। तो समझना है आपको कि इट कंटेन 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड या 17 कोवेलेंट बॉन्ड।
आपको बताना है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला पेंटेन का है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बच्चों समझना है आपको, ये जो हमारा पेंटेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है कि 5H12 होता है। तो टोटल कार्बन है तो टोटल कार्बन इस स्ट्रेट चेन में राइट डाउन कर दो। सभी में क्या कनेक्ट कर दो, सभी में हाइड्रोजन को कनेक्ट कर। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो समझना। टोटल बताना है कि इसमें टोटल जो है कोवेलेंट बॉन्ड कितना फॉर्म हुआ। यदि इधर की बात किया जाए तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों 5। टोटल कितना हो गया 5। और इधर भी कितना हो गया 5 5 10। टोटल कितना हो गया 5 और 5 10 10 और साथ में से काउंट कर देते हैं 11 12 13 14 15 16। तो टोटल जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया वो 16 हो गया। ये हमारा बी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करना है बच्चों काउंट करना है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में राइट डाउन करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आपको काउंट करना है कोवेलेंट बॉन्ड। आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। बच्चों थर्ड नंबर में पूछा गया कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज क्या होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो बच्चों CnH2n होगा या CnH2n प्लस 2 होगा या CnH2n माइनस 2 होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको सिंपल सा जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ना होगा। क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है होता है बच्चों वो कंबाइन ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो भी कंपाउंड होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और साथ में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साथ में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है बच्चों उसे कहते हैं हम क्या एल्केन। और यहाँ पे हमारा दो होता है, फर्स्ट में होता है एल्कीन और थर्ड में होता है अल्काइन। क्या होता है थर्ड में अल्काइन। बच्चों एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट। यहाँ पे समझना कि सिंगल बॉन्ड जो होगा उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जो एल्केन का जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n प्लस क्या होता है 2 और यहाँ पे CnH2n होगा और साथ में यहाँ पे होगा CnH2n माइनस 2। तो ये एक बार आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है आपको कि हाइड्रोकार्बन जो होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और साथ में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन होगा और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और साथ में CnH2n प्लस 2 होगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टू टाइप्स के होंगे, एल्किन होगा अल्काइन होगा। एल्किन कनेक्ट होगा हमेशा टू कार्बन के बीच में आने डबल बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू कार्बन आइटम एंड आल्सो ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू कार्बन आइटम। तो इस तरह से आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि CnH2n प्लस 2 होगा एल्केन का, एल्किन का CnH2n होगा, अल्काइन का CnH2n माइनस 2 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 4 है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स है नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। बच्चों नॉन मेटल बताना है आपको कि प्रेजेंट होता है लिक्विड फॉर्म में। तो ब्रोमीन जो होता है बच्चों नॉन मेटल होता है और ये साथ में इसे जो फॉर्म होता है इसका वो लिक्विड में होगा। किसमें होगा लिक्विड में होगा। अब गैलियम की बात किया जाए और मर्क्यूरी की बात किया जाए तो बोथ आर मेटल, बोथ आर क्या कहलाएगा बच्चों मेटल, बोथ आर मेटल। लेकिन बच्चों इन चीजों को थोड़ा समझना, ये मेटल होगा लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म
तो मर्क्यूरी इज अ मेटल, मर्क्यूरी क्या है बच्चों, इज अ मेटल एट अ रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म। अब गैलियम जो होता है बच्चों, इसे 306 केल्विन पे या तो 309 केल्विन के टेम्परेचर यानी हीट पे ये ऑटोमेटिक, यदि 309 केल्विन टेम्परेचर है तो ऑटोमेटिक ये क्या होने लगता है, मोल्टेन के फॉर्म में आने लगता है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। 5 में पूछा गया है कि गोल्ड इज ए मोस्ट डक्टाइल मेटल, ट्रू और फॉल्स। बच्चों आपके एग्जाम में ट्रू और फॉल्स भी देखने को मिलेगा 1 मार्क्स में। तो इसमें पूछा गया है कि गोल्ड जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होगा। जी हाँ, जितना भी मेटल होता है बच्चों वो मोस्ट डक्टाइल, मेटल आर मोस्ट डक्टाइल। तो मेटल आर डक्टाइल, मेटल क्या होगा, डक्टाइल। लेकिन समझना है कि इट कैन बी स्ट्रेच अ लॉन्ग वायर। हम लोग गोल्ड को स्टेज कर सकते हैं लॉन्ग वायर में। क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टेज कर खींच सकते हैं एक लॉन्ग वायर में। तो 1 ग्राम गोल्ड को हम लगभग 1 किलोमीटर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। कितने दूर तक, 1 किलोमीटर तक। इसके वजह से हम कहते हैं कि गोल्ड इज ए मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 6 होगा। यहाँ पे जो है ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। ट्रू और फॉल्स क्या पूछा गया है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। बच्चों देखो, यदि एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से ना तो रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल में जिंक रिएक्ट करेगा एसिड, जिंक रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो जिंक क्या है हमारा, मेटल। जिंक क्या है हमारा, मेटल। H2SO4 हमारा क्या है बच्चों, एसिड। हमारा क्या है, एसिड। तो जिंक रिएक्ट विथ एसिड यानी मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट। ये क्या होता है बच्चों, सॉल्ट। क्या होगा यहाँ पे, सॉल्ट होगा। और साथ में एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो हम कह सकते हैं इसे, ये क्या है हमारा, ट्रू। का आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू। तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया वो देखो। गिव डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। जाते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। यहाँ पे समझना है आपको, एक साइड में लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकेंड में जो होता है हमारा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 2 मार्क्स में आता है तो एटलीस्ट आप 2 पॉइंट लिखा करो। तो सबसे पहली बात है कि इसमें आप क्या करो, हमेशा जो आपको करना है वो एक ही चीज याद रखना है कि सबसे पहली बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element, less reactive element। अब यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 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 टू कंपाउंड, बिटवीन टू कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आयरन रिएक्ट होगा कॉपर सल्फेट से। अब यहाँ पे समझना, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आयरन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म आयरन सल्फेट, टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेस, एंड कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे समझना है कि एग्जाम्पल में AgNO3 AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट को जब रिएक्ट करोगे तो फॉर्म होगा, क्या होगा बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। यहाँ पे क्या होगा कि प्लस है माइनस है, प्लस है फिर प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस वाले कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये प्लस प्लस माइनस यहाँ एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे और टू फॉर्म या सॉल्ट एंड AgCNO3। तो इस तरह से एक्सचेंज होंगे आयंस बिटवीन टू कंपाउंड के बीच में। तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो इस तरह से पूछा गया है कि एक्सप्लेन थर्मिट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है थर्मिट रिएक्शन क्या होता है विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो समझना कि यहाँ पे होता है कि व्हेन रिएक्शन यानी कि रिएक्शन इन विच आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म मोल्टेन आयरन एज वेल एज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, समझना है कि जब हम आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा, मोल्टेन आयरन फॉर्म होगा, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। हीट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा। और ये जो है याद रख लेना, ये जो है हमारा वो थर्मिट रिएक्शन। तो आप थर्मिट रिएक्शन का डिफिनेशन लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट रिलीज। अब यदि हीट यहाँ पे रिलीज होगा तो हम कह सकते हैं कि हीट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यदि हीट क्या होता है बच्चों, रिलीज होता है। तो ये जो हमारा थर्मिट रिएक्शन जो मोल्टेन फॉर्म में आता है हमारा आयरन, उसका यूज किया जाता है अलग अलग पर्पस में, रेलवे ट्रैकिंग को ऐड करने के लिए, साथ में मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, रिफाइनिंग करने के लिए। तो मैं इसका थर्मिट रिएक्शन में से जो मोल्टेन आयरन है उसका यूजेज कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में भी मैं बताते हुए चलता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात है, रेलवे ट्रैक रिपेयर में यूज किया जाता है मोल्टेन आयरन क्लोराइड का। सेकेंड में रिपेयर ऑफ हेवी मशीन, तो ये रेलवे ट्रैक को रिपेयर किया जाता है, साथ में हेवी मशीनों को रिपेयर किया जाएगा। फिर मेटल स्ट्रक्चर को कटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ में मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए भी किया जाता है मोल्टेन आयरन का, जो कहां से फॉर्म होता है बच्चों, थर्मिट रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, राइट द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। ये जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यदि आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है 2024 के गुजरात बोर्ड एग्जाम में, आप देख लेना इसे। इस क्वेश्चन में आपको प्रिपरेशन करना है ब्लीचिंग पाउडर को, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, और साथ साथ में आपको इसके यूजेज बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चों ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, सबसे पहली बात है, थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो केमिकल नेम है उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकेंड थिंग, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, उसे कहते हैं KOCl2। तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा होगा तो पूछा जाएगा इसका जनरल नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होता है।
तो ब्लीचिंग पाउडर, या तो पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2। साथ में अब आपको पढ़ना होगा प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे समझना कि ये ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है, प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इट इज पासिंग क्लोरीन गैस it is passing chlorine gas by our dry select line। यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों कि क्लोरीन गैस को पास किया जाता है ड्राई सेलेक्ट लाइन में। जैसे मान लो कि एक कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, जिसे हम कहते हैं सेलेक्ट लाइन। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइन। इसमें हम एक गैस पास करवाते हैं जिसका नाम है क्लोरीन गैस। जब पास करवाओगे तो टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2O रिलीज। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, से हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये याद रख लेना कि इट इज प्रिपेयर्ड, क्या इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर सेलेक्ट लाइन। तो ये भी लिख सकते हो कि इट इज प्रिपेयर्ड पासिंग क्लोरीन गैस ओवर सेलेक्ट लाइन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड that is also known as select lime passing chlorine gas to form calcium oxychloride, that means bleaching powder, और साथ में क्या होगा, वाटर होगा। तो इसे आप कर लेना। ऐसे भी हम बाकायदा लिख लिया हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम यानी कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, जिसे कहते हैं CaOCl2। और इसे प्रिपेयर्ड किया जाता है क्लोरीन गैस को पास करके ओवर ड्राई सेलेक्ट लाइन में। साथ में इसका जो है मैंने ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन लिखा दिया है, वहाँ से भी आप लिख लेना। सेकेंड, इसका यूजेज आप याद रख लो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल में। साथ में ड्रिंकिंग वाटर को जो भी डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें डाला जाता है ताकि वो वाटर सही हो जाए। साथ में आपको याद रखना क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राइट द प्रिपरेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 2 से है। इसमें क्या पूछा जाएगा, तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन। तो आपको बताना सबसे पहली बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा याद रख लेना कि जो केमिकल नेम होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम रहता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या कहेंगे इसे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट आना, इसका फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा बच्चों, तो इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। तो यहाँ पे लिख लेना कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 343 केल्विन। बोला कि जब जिप्सम को आप क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे, कितने टेम्परेचर में, 373 केल्विन में, तो क्या फॉर्म होगा हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट मीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों जिप्सम का जो होता है केमिकल फॉर्मूला वो कैल्शियम सल्फेट 2H2। जब इसे आप हीट करोगे, क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे, तो कितने केल्विन हमें हीट करोगे, 373 केल्विन में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, यहाँ से फॉर्मेशन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 एंड हाफ कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 साथ में 1 हाफ, तो इस फॉर्म होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसे हम जिप्सम कहते हैं। इसे हीट किया 373 केल्विन में तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर होगा और 1.5 H2O वाटर क्या होगा बाहर आए। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपका इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका यूजेज क्या है? तो बच्चों बोन्स जब फ्रैक्चर हो जाता है उसे सेटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। बहुत सारे खिलौने बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप चौक से क्या करते हो, लिखते हो, तो वहाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेचू बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट है, 2-4 यूजेज आप ऑटोमेटिक लिख लेना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया कि केमिकल नेम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O होगा। साथ में इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन पे। एक जिप्सम है, आपने हीट किया इसे तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बना, साथ में 1.5 H2O क्या हुआ बच्चों बाहर आ गया। साथ में इसका यूजेज मैंने बताया कि मेकिंग स्टेचू बनाने के लिए या तो टॉयज खिलौने बनाने के लिए, चौक जो है बनाने के लिए चौक बनाने में यूज किया जाता है। दैट मीन चौक का इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड में। या तो हम कह सकते हैं फायर प्रूफ मटेरियल भी बनाने के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या तो मैंने बताया कि इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन इन द कहाँ पे बच्चों, तो इन द राइट में लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक याद रख लेना कि इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। सारे कंपाउंड को स्ट्रक्चर आपको फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट हमारा जो है इथेनोइक एसिड। बच्चों थोड़ा सा समझते हुए चलना। इथेनोइक एसिड जो है का फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप वो COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। ईथ मतलब होता है कार्बन कितना होना चाहिए, ऑलरेडी एक कार्बन हो गया तो एक और अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3OOH। ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया किसका। अब इसे हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? टोटल कार्बन 2 है तो 2 लिख देते। टोटल कार्बन, कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे समझना है कि फर्स्ट कार्बन में टोटल हाइड्रोजन कितने कनेक्ट हैं, तो 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। इसके बाद देखो इस वाले को इस तरह से स्ट्रक्चर बना देना। तो 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या हो गया बच्चों? इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन का बी है। क्वेश्चन का हमारा क्या है? बी है। इसमें दिया हुआ है कि ब्रोमोपेंटेन। क्या बच्चों? ब्रोमोपेंटेन। लेकिन यहाँ पे जो होगा 2 ब्रोमोपेंटेन है। क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन। सबसे पहली बात है कि पेंट मीन्स कार्बन कितना होना चाहिए? 5। तो 5 कार्बन को इस तरह से 5 कितना होना चाहिए बच्चों, सॉरी कार्बन कितना होना चाहिए? 5। तो 5 लिख दिए हो। इसके बाद 2 कार्बन के सेकेंड पोजीशन में हमारा क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। तो इस तरह से Br लिख, और बाकी रेस्ट जो बचा उसमें सभी में हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। हाइड्रोजन को क्या करना बच्चों? कनेक्ट कर देना। यही हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन का। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं इसी क्वेश्चन का सी में। तो एक ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, इस तरह से 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। हम नेक्स्ट देखते हैं पूरा ब्यूटेनॉन। थर्ड में हमारा क्या है? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन से पहले ओ एन ई यदि दिखेगा तो ये कीटोन फैमिली से। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड होता है। आ तो सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ओ
तो बच्चों ब्यूटेन मीन्स हो गया कि कार्बन 4 होगा, तो कार्बन 4 लिख। और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन कितना होगा 4, यहाँ पे मैं लगाया क्या, फंक्शनल ग्रुप। और सभी में मैं क्या कनेक्ट करता हूँ, हाइड्रोजन। सभी में मैं क्या कनेक्ट किया, हाइड्रोजन। सभी में हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ब्यूटेनॉन का। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूटेनॉन का बन गया। नेक्स्ट हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हमारा जो है वो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड है हेक्सनल का। बच्चों हेक्स मीन्स कार्बन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझना कि जो ये एल यहाँ पे है ना बच्चों, ये जो इसका क्लास ऑफ कंपाउंड होता है वो अल्डिहाइड होता है। क्या होगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CH वो होता है। इसी को हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और साथ में क्या लिख सकते हैं, H। इस तरह से आप लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H। घबराना आपको नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेक्सनल का। तो हेक्सनल में कार्बन कितना होना चाहिए, 6। कार्बन कितना होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए। साथ में एक ये क्या होगा, अब सभी में क्या कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन। सभी में क्या कनेक्ट करो, हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये किसका हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हेक्सनल का हो गया। क्या हो गया, हेक्स। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। Write the decomposition reaction which occurs by heating light and electricity। बच्चों बोला कि आपको लिखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, साथ में जो अकर्स होते हैं लाइट से एंड इलेक्ट्रिसिटी से। तो सबसे पहली बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज क्या होता है। तो आपको समझना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में, कि व्हेन decomposition reaction break down, when decomposition reaction single substance break down into two or more substance that form decomposition reaction। यहां पे क्या होगा बच्चों कि the reaction in which single substance break down two or more substance is known as decomposition reaction। तो जब सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन होगा और दो या दो से अधिक सबस्टेंस में ब्रेक डाउन होगा तो हम उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो याद रख लेना 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3। फर्स्ट को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड को हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको समझना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इट इज कैरिड आउट बाय हीट।
इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। यदि हम इसे हीटिंग से क्या करेंगे बच्चों, कोई भी सिंगल सबस्टेंस को हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों, टू और मोर सबस्टेंस में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात है इसे मैं इरेज करता हूं, आप लोग लिख लो, फिर एक एक का क्या करता हूं मैं, हीट से रिलेटेड और साथ साथ में लाइट से रिलेटेड क्या करता हूं बताने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, हम फर्स्ट पढ़ते हैं हीट से रिलेटेड। किससे, हीट से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है हीट से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफिनेशन कि इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, यदि आप हीटिंग करोगे, सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो समझना इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो हमारा इसका एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया। क्या किया बच्चों, हीट किया, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। जस्ट लाइक इसी तरह से जैसे लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, क्या किया बच्चों, हीट किया, किसमें होगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जस्ट लाइक इसी तरह जिंक कार्बोनेट को आपने हीट किया, क्या किया, हीट किया, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो प्रत्येक एग्जाम्पल में आप नोटिस कर रहे होंगे कि सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो रहा है। किसके वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, हीटिंग के वजह से, टू और मोर सबस्टेंस में, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो बाय हीटिंग वो क्या होगा बच्चों, सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट, हीट से रिलेटेड के बाद आते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी। यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि इट इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या होगा कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में। साथ साथ में यदि आप मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या करते हो बच्चों, हीट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो याद रखना यहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन में, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन में। जस्ट लाइक इसी तरह से इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इरेज करता हूं, आप लिख लेना मिटा के। हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों वो फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पे समझना है कि इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड में यदि आप सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करोगे बच्चों, रिएक्ट होगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें होगा जैसे मान लो AgBr, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस, AgCl किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये दोनों को सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, यानी सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag प्लस Br2, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Ag प्लस Cl2। तो इसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, जो हमारा एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है, और साथ में उस टॉपिक में से एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो जबरदस्त है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है,
और इसे समझने के लिए थोड़ा सा आप हमारे क्लास में पेशेंस दिखाइएगा, क्योंकि पेशेंस बहुत ही ज्यादा मार्क्स को बढ़ा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो एक्सप्लेन इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर प्यूरिफाई मेटल, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें समझना कि एक्सप्लेन करना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर प्यूरिफाइंग मेटल। तो बच्चों आज मैं आपको एक ही में बताता कि कॉपर को कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं, कैसे हम रिफाइनिंग मेथड से इलेक्ट्रोलाइटिक अब कॉपर को जो है हम लोग किस तरह से रिफाइनिंग करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहली बात है आपको एक टैंक लेना है। क्या लेना है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लोगे तो समझना कि यहाँ पे आपको 2 कॉपर मेटल की जरूरत होगा। फर्स्ट हमारा जो होगा वो याद रख लेना इम्प्योर कॉपर मेटल होगा। सेकेंड जो हमारा होगा वो प्योर कॉपर रोड होगा। यहाँ पे आपको समझना जो इम्प्योर कॉपर लोगे ना वो हमेशा ठीक लेना है। किसमें लेना है बच्चों? ठीक इम्प्योर कॉपर लेना है। और ये जो प्योर कॉपर लोगे वो थीन लेना है। तो जो इम्प्योर कॉपर होगा ना तो ये क्या होगा बच्चों? बैटरी के टर्मिनल में कनेक्ट होगा। क्या होगा? ये कनेक्ट होगा। और ये भी यहाँ पे क्या होगा? कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे समझना है आपको कि ये जो इम्प्योर कॉपर है ना, ये जो हमारा इम्प्योर कॉपर है, क्या है? इम्प्योर कॉपर है। और साथ में ये जो है हमारा प्योर कॉपर है। क्या है? प्योर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर एज अ एनोड किस साइड में रहेगा बच्चों? एनोड में। प्योर कॉपर एज अ कैथोड किस में होगा? कैथोड। सेकेंड थिंग याद रख लेना कि आपने ले लिया टैंक है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, ये इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। यहाँ पे समझना कि हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर कॉपर प्यूरिफाइंग मेटल के लिए। यहाँ पे हम लोग ओनली कॉपर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे समझना है कि जो इम्प्योर कॉपर एज ए एनोड साइड रहेगा, प्योर कॉपर एज ए कैथोड साइड रहेगा, एज कैथोड। समझना ये जो हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है बच्चों। जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, जो मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ओनली कॉपर के बारे में, तो यहाँ पे कॉपर सोल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और कॉपर सोल्ट सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिफाइड होगा, यानी एसिडिफाइड कॉपर सोल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिए हैं जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन। क्या बच्चों? सॉल्यूशन, एसिडिफाइड सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं एसिडिफाइड सोल्ट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट समझो, ये सॉल्यूशन है, ये याद रख लेना क्या है बच्चों? हमारा थिक इम्प्योर कॉपर मेटल है। ये थिन प्योर कॉपर मेटल है। तो ये जो थिक इम्प्योर कॉपर मेटल एज ए एनोड होगा और थिन प्योर कॉपर मेटल एज ए कैथोड है। इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बच्चों यहाँ पे जो हमारा इम्प्योर कॉपर एज अ एनोड इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, प्योर कॉपर एज कैथोड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब क्या बोल रहा हूं, ये जो अपरेटस है ये आपने तैयार कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द सोल्ट सॉल्यूशन, आपको याद रखना कि सोल्ट सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। क्या पास करना है? इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहां पे समझना कि जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इम्प्योर कॉपर मेटल ब्रेक डाउन एंड डिजॉल्व इन द सोल्ट सॉल्यूशन and some impure copper does not dissolve in the solution, that is called anode mud। बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी सोल्ट सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो इम्प्योर कॉपर ब्रेक डाउन हो जाता है और सोल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे समझना कि जो यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो कॉपर सल्फेट होगा। तो कॉपर में क्या होता है बच्चों? कॉपर में प्लस आयन रहता है और सल्फेट में जो होगा SO2 माइनस होता है, SO4 में 2 माइनस होता है। अब जो ये कॉपर आयंस होगा वो क्या करता है बच्चों? टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड। कॉपर आयंस
टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड। तो क्या करता है बच्चों कि कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को बार बार क्या करेगा, हमेशा टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपोजिट हो जाएगा कहां पे, कैथोड में। यानी कि कॉपर आयंस टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड डिपोजिट प्योर कॉपर मेटल। समझना है कि यहां से क्या करता है कि कॉपर जो है आयंस को लेगा, फिर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और डिपोजिट हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये धीरे धीरे थिक से थीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये थीन से थिक में होगा, यानी इसका साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर बार बार डिपोजिट हो जाएगा कहां पे, कैथोड साइड पे, यानी प्योर मेटल पे। तो इस तरह से कॉपर मेटल जो होगा, प्योर कॉपर मेटल, उसका साइज बड़ा हो जाएगा और इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब कुछ जो इम्प्योर कॉपर होगा मेटल, जो डिजॉल्व नहीं होगा, वो सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द वेसल। इन द बॉटम ऑफ द वेसल यहाँ पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड मड को हम क्या कहेंगे, एनोड मड। क्या कहेंगे, एनोड मड। या तो इसे कहते हैं हम इनसोलुबल, इनसोलुबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा अपरेटस मैंने तैयार कर दिया, इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कि सम केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों कुछ इक्वेशन जो होगा वो टेक प्लेस होगा, क्यों? क्योंकि इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी। तो आते हैं मैं बताता हूं। तो दो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ। फर्स्ट हमारा जो क्रिएट हुआ एट कैथोड, क्या हुआ बच्चों, एट कैथोड। सेकेंड जो हमारा है वो एट एनोड। क्या है हमारा, एट एनोड। बच्चों क्या हुआ सो समझो। कैथोड में क्या हुआ कि कॉपर आयंस, कॉपर आयंस टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड डिपोजिट ऑन द प्योर कॉपर मेटल एज अ कैथोड। यहाँ पे कॉपर मेटल होगा, तो ये कॉपर आयन हो गया हमारा, कॉपर आयंस हो गया। टैकिंग इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना, टैकिंग इलेक्ट्रॉन, टैकिंग इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बनेगा बच्चों, प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर एटम है ये। तो यहाँ पे समझना कि प्योर कॉपर, कॉपर प्रोड्यूस एज अ कैथोड। तो प्योर कॉपर कहां पे प्रोड्यूस होगा बच्चों, डिपॉजिट होगा बच्चों एज अ कैथोड में। तो ये समझ के आपको रखना है कि कैथोड साइड में प्योर कॉपर मेटल जाके डिपॉजिट होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़े कि यहाँ पे एनोड साइड में क्या होगा बच्चों, कि जो कॉपर होगा वो गिवन टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो कॉपर होगा ना वो गिवन टू इलेक्ट्रॉन एज अ एनोड। तो एनोड साइड में गिवन टू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दो गिवन, गिवन टू इलेक्ट्रॉन, गिवन टू इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर आयन। क्या बनेगा बच्चों, कॉपर आयन। तो इसे कहते हैं कॉपर आयन। तो ये पूरा का पूरा जो है दो इक्वेशन टेक प्लेस होगा जब सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो इसे आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहली बात है अपरेटस तैयार कर लेना है कि टैंक लेना है, साथ में दो एक इम्प्योर कॉपर मेटल लेना है एज ए कैथोड साइड में। सेकेंड चीज प्योर कॉपर मेटल लेना है एज ए कैथोड साइड। इसमें आपको याद रखना है कि इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। साथ साथ में आपको बताना कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इम्प्योर कॉपर मेटल ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्ट सॉल्यूशन में, और यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर आयन टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड डिपोजिट हो जाएगा। धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होगा और धीरे धीरे साइज इसका छोटा होता चला जाएगा। और जो इम्प्योर कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इम्प्रूरिटीज है। अरे कुछ इम्प्रूरिटीज जैसे होते हैं जो इनसोल्युबल इन क्या रहता है हमारा, कुछ इम्प्रूरिटीज जैसे होते हैं इनसोल्युबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा तो उसे कहते हैं एनोड मड। तो ये इम्प्रूरिटीज दो तरह का होता है, सोल्युबल इन सॉल्यूशन, इनसोल्युबल इन सॉल्यूशन। तो सोल्युबल
जो सॉल्यूशन हो गया था वो डिपॉजिट हो जा रहा था, और जो इनसॉल्युबल था ये सेटल डाउन हो गया, इसी को हम कहते हैं एनोड मड। अब दो यहाँ पे दो इक्वेशन क्या हुआ, टेक प्लेस हुआ, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप लिख लोगे। तो आपको बताना है बच्चों कि व्हाट इज एन एलॉय, एलॉय क्या होता है, साथ में राइट कंपोनेंट्स एंड यूजेज ऑफ एनी थ्री एलॉय। बोला कि एलॉय क्या होता है, साथ में उसका कंपोनेंट बताना है, बाद में साथ में उसका थ्री यूजेज बताना है। बच्चों ये समझना कि अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल are known as alloy। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को कंबाइन करते हैं, मिक्सचर करते हैं, यानी दोनों का मिक्सचर होता है, तब हम इसे कहते हैं एलॉय। या मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, यानी दो या दो से अधिक मेटल के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मिक्स। बच्चों मिक्सचर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, यहाँ पे समझ जाना कि मिक्सचर जो होगा ना, मिक्सचर मिलावट जो होगा, मिश्रण जो होगा, वो दो तरह से होता है। एक होमोजीनियस होता है, क्या होता है, होमोजीनियस होगा, और एक जो होगा हमारा वो हेट्रोजीनियस होगा। क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पूछा जाएगा कि एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, प्रोपोर्शन हमारा इसका कंप्लीटली होगा। तो आज रख लेना कि जब कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, दो मेटल कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, तो हम इसे कहते हैं होमोजीनियस, और ये कहलाता है हमारा जो एलॉय है, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्स। तो एलॉय कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। हेट्रोजीनियस क्या होता है बच्चों, तो याद रख लेना कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्यूशन। ये जो होगा डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सलाद है, सलाद को काटोगे अलग अलग वेजिटेबल्स को, तो क्या वो मिक्स हो जाएगा, कंबाइन नहीं मिक्स होगा। तो याद रखना वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। तो जो डिजॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस, यानी कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा तो होमोजीनियस कहते हैं। तो अलाव के क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो कंपोनेंट है। क्या है कंपोनेंट, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है। बच्चों ब्रास में किसका है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। साथ में ब्रॉन्ज में किसका होगा बच्चों, कॉपर और टीन का मिक्सचर है। सोल्डर में किसका है बच्चों, लीड और टीन का मिक्सचर है। अब सबसे पहली बात है, ब्रास का कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉर मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने में यूज किया जाता है, या तो मशीनरी पार्ट को बनाने में यूज किया जाता है, या तो कह सकते हैं कंडेंसर ट्यूब्स बनाने में, वायर में बनाने में यूज किया जाता है। किसे, ब्रास का यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है स्टैचू बनाने के लिए, क्वाइंस बनाने के लिए, या तो बर्तन बनाने के लिए भी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर की बात किया जाए बच्चों, तो याद रख लेना कोई भी टू मेटल को सोल्डर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, या तो वायर मेटल को टुकड़ा जो भी वायर मेटल अलग अलग टुकड़ा में होगा उसे भी ज्वाइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सोल्डर को। तो सबसे पहली बात है, ब्रास किन दो मेटल का मिक्सचर है बच्चों, कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज किन दो मेटल का मिक्सचर है बच्चों, कॉपर एंड टीन का। सोल्डर किन दो मेटल का मिक्सचर है बच्चों, लीड एंड टीन का। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, तो आपको डरने की बात नहीं है। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो तो वीडियो को बताना है कि कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपके लिए मैं सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यूअस तरीके से बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। तब तक के लिए आप लिट्टी खाइए। ये भाई, तब तक के लिए आप लिट्टी खाइए। तो ये हमारे रोशन सर के तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। सेकेंड वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, लिट्टी चोखा के साथ, एकदम लिट्टी चोखा के स्टाइल में। तो